Please like and subscribe my YouTube channel Kunj Technical Classes and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप इन जावा। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जावा क्या होता है, जावा से रिलेटेड फीचर्स क्या होते हैं, जावा का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसको मैंने कंप्यूटर पर रन करके दिखा दिया था। जावा को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप इन जावा। तो डेटा टाइप बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी। तो डेटा टाइप क्या होते हैं? आपके डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब डेटा टाइप आप लोगों ने अगर सी और C++ पढ़ रखा है तो वहाँ पर भी आपने डेटा टाइप्स को पढ़ा होगा। डेटा टाइप्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते थे? अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो आपका इंटीजर होता था, फ्लोट होता था, कैरेक्टर होता था, लॉन्ग होता था, डबल होता था, ठीक है। तो वो आपके डेटा टाइप थे। यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स डिफरेंस हो गए हैं। कौन कौन से हैं ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि डेटा टाइप्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वन इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो कि आपके प्री डिफाइन होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? जो कि आप यूजर डिफाइन बनाते हैं, मतलब यूजर अपनी तरफ से डेटा टाइप्स को डिफाइन करता है। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या थे? आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आप डेटा टाइप डिसाइड करते थे तो वो क्या होता था? यूजर डिफाइन होता था, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन की तो वो भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता था, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूमेरिकल, दूसरा है नॉन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से हो सकते हैं? तो न्यूमेरिकल में भी दो पार्ट आते हैं, एक इंटीग्रल और दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। तो इंटीग्रल में आते हैं आपके इंटीजर नंबर, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आते हैं आपके जो कि आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, जिनको बोला जाता है कि पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, या डेसिमल नंबर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? इंटीग्रल के अंदर आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। सी लैंग्वेज में केवल इंटीजर था और लॉन्ग था, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में कौन कौन से आते हैं? फ्लोट एंड डबल, ये सी लैंग्वेज में भी थे, लेकिन यहाँ पर इनके साइज चेंज हो गए। इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर बात की जाए कि डेटा टाइप्स की, तो पहली बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो पहला है बाइट, जो कि सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं था, ना ही C++ में अवेलेबल था। यहाँ पर न्यू डिफाइन किया गया है बाइट, ठीक है, जिसका साइज होता है 1 बाइट, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट का साइज होता है 2 बाइट। इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट। लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट, ठीक है। देन फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, कैरेक्टर 2 बाइट का, बूलियन जो है अनडिफाइंड है। तो ये जो चारों के चारों हैं वो डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर को। तो ये क्या है आपके? इंटीजर, ठीक है। और ये दोनों डिफाइन करते हैं फ्लोट टाइप के डेटा को, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कैरेक्टर है। जैसा कि आप अगर सी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो कैरेक्टर कौन कौन से होते थे? स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और कुछ सिंबल्स को उसमें रखा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया और डेटा टाइप आया है, बूलियन। तो बूलियन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि इंटीजर में ये 4 क्यों दिए गए हैं। देखिए, अगर आप सी और C++ लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर का साइज जो होता था वो 2 बाइट का होता था। क्यों?
क्योंकि आपका जो सी लैंग्वेज है मतलब टर्बो सी जो कंपाइलर था वो 16 बिट के कंपैटिबल बनाया गया था। ओके, लेकिन जावा जो है वो 32 बिट के कंपैटिबल बनाई गई, इसलिए 32 बिट का मतलब हो गया 4 बाइट, इसलिए इंटीजर का साइज यहाँ पर 4 बाइट दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं कि यहाँ पर बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग क्यों आए। अगर हम बाइट की बात करें, हमें बाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आपको बहुत छोटा नंबर स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, वो भी इंटीजर नंबर स्टोर करना है, तो आप अगर इंटीजर लेते हैं तो वो कितना स्पेस लेगा, 4 बाइट स्पेस लेगा, ठीक है। और अगर हम बाइट अगर ले लेंगे तो केवल कितना बाइट लेगा, वो 1 बाइट लेगा। तो 1 बाइट का मतलब है कि वो -128 से लेके +127 तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। इसको समझते हैं। तो 1 बाइट मीन्स 8 बिट, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये टोटल 8 बिट हो गई। ओके, ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाइट क्या है, आपका डेटा टाइप है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, इसको बोला जाता है साइन इन। ये बेसिकली साइन के लिए यूज किया जाता है, या तो प्लस या माइनस। तो अगर हम 0 यहाँ पर लिखते हैं वो किसके लिए होता है, प्लस के लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइन के लिए हम 0 लिखते हैं और नेगेटिव साइन के लिए 1 लेते हैं। पॉजिटिव साइन के लिए 0 और नेगेटिव साइन के लिए 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसके लिए होगी, साइन के लिए। ये साइन इंटीजर हो गया, मतलब ये केवल साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास, 7 बिट। तो 7 बिट से हम कितना बना सकते हैं, कितने नंबर बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसका साइज स्टार्टिंग में क्या था, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, ठीक है। ये सारे के सारे 0 हैं स्टार्टिंग में। और ये वाला जो बिट हो गया वो साइन बिट हो गया, इसको मैंने रिजर्व कर दिया साइन बिट के लिए। और बाकी सबको मैं देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर की तो ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है डेटा का, ठीक है। अब डॉट 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 चलते ही गए, मान लीजिए सबका साइज हो गया 1 4, सबका साइज हो गया 1, तो ये कितना कहलाएगा 127, ठीक है 127। तो अगर मैं इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को केवल 0 रखता हूँ और इस सारे के सारे जो नंबर है वो 1 कर देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ और फिर उसके बाद इसी नंबर को लेता हूँ तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, इसके भी 127 आएंगे, तो टोटल इसको मिला के 128 हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी रेंज होती है -128 to 127, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो एक बाइट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, -128 टू +127, ठीक है। इतने नंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कि हमने बाइट के अंदर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया है, कैसे हम नंबर को स्टोर करते हैं, और वो किस टाइप का नंबर होता है, इंटीजर टाइप का नंबर होता है, ठीक है। अब इनको डिफरेंट कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए इस रेंज के अंदर का नंबर स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे 50 नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लेता हूं तो क्या होगा, वो 4 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, ठीक है। 4 बाइट का मतलब है 32 बिट, ये केवल 8 बिट था, तो इससे 4 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो इतनी मेमोरी वो रिजर्व कर लेगा, ठीक है। तो अगर हमारा काम केवल इतने से ही हो जा रहा है, मतलब केवल 8 बिट से ही पॉसिबल है, तो हम 4 बाइट को लेना क्यों चाहेंगे। अगर हमारा 1 बाइट से ही काम हो जा रहा है तो 4 बाइट से हम क्यों लेना चाहेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं,
कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से डेटा टाइप की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट की बात की जाए तो फ्लोटिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 1.473। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 289.33। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लोटिंग नंबर कहलाते हैं। ओके, अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट जो है हमारा 4 बाइट लेता है। ठीक है, जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में लेता था। डबल भी 8 बाइट ले रहा है, जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोटिंग नंबर को। ओके, बस एक डिफरेंट रहता है, एक डिफरेंस है यहाँ पर कि जब हम फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं तो वहाँ पर हमको जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू देते हैं उसके आगे एफ लगाना पड़ता है। कोई भी वैल्यू दी मैंने, उसके आगे मुझे एफ लगाना पड़ता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये फ्लोटिंग नंबर है। अदरवाइज वो रिप्रेजेंट करने लगेगा ये डबल नंबर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं करेक्टर की। करेक्टर यहाँ पर 2 बाइट का है, 2 बाइट का है, जबकि सी और सी प्लस प्लस में केवल 1 बाइट का करेक्टर था। तो उसके अंदर कितनी रेंज थी, माइनस के 128 से लेकर प्लस के 127 तक के नंबर उसके अंदर स्टोर हो सकते थे। मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो एन, कैपिटल जेड, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट डॉट, स्मॉल जेड, और कुछ सिंबल्स जैसे कि डॉलर हुआ, प्लस हुआ, इक्वल टू हुआ, माइनस हुआ, ये सिंबल्स भी स्टोर किए जा सकते थे। लेकिन हम जब भी करेक्टर देते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, अगर करेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, एक सिंगल कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इसका साइज जो है वो 2 बाइट दिया है। इसका रीज़न समझिए, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर केवल आस्काई कोड ही अवेलेबल नहीं है। आस्काई कोड का मतलब है कि आप केवल A to Z की बात कर रहे हो या नंबर्स की बात कर रहे हो, सिंबल्स की बात कर रहे हो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस जो हैं उनका भी कोड दिया गया है। जैसे कि कैपिटल ए का कोड क्या होता था, 65 होता था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हिंदी लैंग्वेज की या चाइनीज़ लैंग्वेज की या फिर उर्दू लैंग्वेज की, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कोड दे दिए। तो पहले जो बात की जाए 1 बाइट की, तो 1 बाइट जो यूज किया जाता था वहाँ पर आस्काई कोड यूज किया जाता था, और यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो यूनिकोड किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, यूनिकोड यूज किया जाता है, यूनिकोड। ठीक है, तो यूनिकोड के अंदर ही आपके आस्काई कोड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यूनिकोड के अंदर ही आस्काई कोड आ जाते हैं। तो आस्काई क्या होगा, इसका सबसेट होगा यूनिकोड का। तो यूनिकोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए उसका साइज जो है 2 बाइट रखा गया है। अब बात करते हैं बुलियन की। देख लेते हैं बुलियन को। बुलियन के अंदर केवल 2 वैल्यू जा सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए आपके पास 2 बिट ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाता है, स्पेशली ट्रू एंड फॉल्स लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ना कि 0 और 1। अगर 0 की बात करें तो वो फॉल्स माना जाता था सी लैंग्वेज के अंदर, और 1 की बात करें तो वो ट्रू माना जाता था। ठीक है, सी या सी प्लस प्लस की बात करें। लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा। तो ट्रू की कुछ वैल्यू होगी और फॉल्स की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो इसके लिए केवल 2 बिट ही काफ़ी हैं। बुलियन का साइज जो है वो कंपाइलर डिसाइड करता है एट द रन टाइम। ठीक है, तो एट द रन टाइम आपका कंपाइलर डिसाइड करता है कि बुलियन का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, यह था आपका डेटा टाइप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द कीवर्ड इन जावा एंड आइडेंटिफायर इन जावा। तो इनको समझ लेते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर इन जावा। कीवर्ड्स
and identifier. The keywords are reserved word that is understood by the compiler. कीवर्ड्स क्या होते हैं? आपके रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि आपके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जो कि आपके कंपाइलर के अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स, अगर आप सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते थे। ठीक है, तो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करते थे? जैसे कि मैं इंटीजर यूज करता था, फ्लोट यूज करता था, करैक्टर यूज करता था, इफ एल्स, ये सारे के सारे जो है आपके कीवर्ड्स थे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, इंट, ये कीवर्ड्स हैं, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट। तो जो मैंने अभी डेटा टाइप बताए थे वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा इफ, एल्स, व्हाइल, कैर, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सटेंड्स, कैच, थ्रो। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पर सारे कीवर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग। अब इसका क्या मतलब है कि आप, अगर आपके प्रोग्राम में आपने जो कोड लिखा है उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि या तो कीवर्ड्स होंगे आपके, और कीवर्ड्स के अलावा जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं वो सब के सब आइडेंटिफायर होते हैं। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कि आपका वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, क्लास नेम इज अ आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर, क्लास नेम इज अ आइडेंटिफायर। एंड बात कर लेते हैं किसी मेथड नेम की। मेथड नेम, मेथड और फंक्शन नेम, वो क्या है? आपका आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जो कीवर्ड्स नहीं होते हैं, उसके अलावा जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, व्हाट इज़ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल इन जावा। ओके, तो वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर आप सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, देन उसके बाद इक्वल टू साइन लगाया जाता है और उसके बाद वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। जैसा कि आप सी और सी प्लस प्लस में करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में जाने तो वेरिएबल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा, फॉर स्टोरिंग डेटा। तो वेरिएबल क्या है? एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी है जो कि क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। तो वेरिएबल के सिंटैक्स के बारे में जान लेते हैं, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो सिंटैक्स क्या है इसका? सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप, देन इसके बाद वेरिएबल नेम, देन इसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो डेटा टाइप में आप पहले आपको बता चुका हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, तो वेरिएबल का नाम अगर आप सी और C++ से फैमिलियर हैं तो जैसे वहाँ पर रूल्स थे वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल का नाम किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। देन इक्वल टू साइन लगाया जाता है, देन इसके बाद वैल्यू लिखी जाती है, जहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है और वो जो वेरिएबल है वो किसी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझते हैं, मैंने लिखा इंटीजर एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल ले लिया x, तो ये हो गया वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। तो क्या बोला जाएगा, एक x नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, इसी तरीके से हम फ्लोट टाइप का डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फ्लोट y इक्वल टू मैंने लिख दिया 2.3, तो यहाँ पर लिखा मैंने सेमीकोलन। तो C और C++ में इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट रूल है कि अगर आपने 2.3 लिखा है तो उसके आगे f लिखना पड़ेगा, अगर आप f नहीं लिखेंगे तो आपको एरर शो होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बाइट की बात करता हूँ तो बाइट मैंने ले लिया, a नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि बाइट टाइप का है और उसके अंदर 3 वैल्यू असाइन कर दी, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक ले लिया b नाम का वेरिएबल ले लिया, लॉन्ग टाइप का b नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए 2 3 4 5 7। ठीक है, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन अगर मैंने ये वैल्यू डिक्लेयर की है, ठीक है, तो लॉन्ग टाइप की जब भी मैं वैल्यू डिक्लेयर करूँगा तो वहाँ पर l लिखूँगा उसके आगे। ठीक है, आप l लिखिए या ना लिखिए उस पर एरर नहीं देगा, लेकिन कब तक, जब तक कि आपकी इंटीजर के साइज के बराबर वो डेटा नहीं हो जाता है। वो कैसे, मान लीजिए आपके इंटीजर का साइज कितना, 4 बाइट का है, तो 4 बाइट के अंदर जितना नंबर स्टोर हो सकता है, ठीक है, उतने नंबर तक तो l लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे मैंने एक भी नंबर बड़ा लिखा तो वहाँ पर मुझे l लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दूसरे डेटा टाइप की, मान लीजिए डबल, मैंने लिख दिया डबल C इक्वल टू 2.4137। ठीक है, तो इसके आगे f लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपका वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है जावा में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बूलियन की, ठीक है, बूलियन मैंने लिख दिया, चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप क्या है, बूलियन, और इसके आगे क्या हो सकता है, 2 ही वैल्यू आ सकती है इसके अंदर, या तो ट्रू या फॉल्स। तो या तो यहाँ पर मैं ट्रू लिखूंगा और या फिर मैं फॉल्स लिखूंगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन 0 और 1 नहीं लिखूंगा मैं। अगर मैं 0 और 1 लिखता हूँ तो वो एरर दे देगा। C और C++ में 0 का मतलब फॉल्स होता था और 1 का मतलब ट्रू होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्पेशली डिफाइन कर दिया गया है, ट्रू का मतलब ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिखा जाएगा तो इसका मतलब ट्रू है, और फॉल्स लिखा जाएगा तो फॉल्स है। ठीक है, अब जान लेते हैं वेरिएबल के नेम से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में, जान लेते हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है, कि वेरिएबल का नाम कैसे हम लिख सकते हैं। ओके, वेरिएबल से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल नेम से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को जान लेते हैं कि वेरिएबल का नाम जो है आपका स्मॉल लेटर A to Z, स्मॉल z, ठीक है, A to Z स्मॉल में, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक इनमें से कोई भी लेटर हो सकता है, और 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और एक अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर प्राइस और इसके अंदर मैंने दे दिया 5,
ठीक है। तो ये मैंने पूरा स्मॉल में लिखा है प्राइस, और मैंने दूसरा वेरिएबल लिखा कैपिटल PRICE प्राइस इक्वल टू 7। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तीसरा रूल कहता है कि कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो कैसे? जैसे कि मैंने लिखा int 1 2 3 प्राइस, और इसके अंदर मैंने 8 डाल दिया, तो ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट रूल क्या है? कोई भी वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो या तो मैं लिख दूं इस जगह डॉलर प्राइस, तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं इंट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल। ओके। नेक्स्ट रूल है कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर मैंने लिखा इंट हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर मैंने 3 डिक्लेयर कर दिया, 3 वैल्यू स्टोर कर दी, तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में आप कभी भी स्पेस नहीं देंगे, आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि C और C++ में करते थे, वही सारे रूल हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया कि आप यहाँ पर डॉलर को भी यूज कर सकते हैं। ओके। और एक और बात कि यहाँ पर कभी भी वेरिएबल लिखे जाते हैं तो वो कैमल केस में लिखे जाते हैं। कैमल केस का मतलब है, अगर मैंने लिखा इंट, मैंने लिखा प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू, मैंने लिखा 2000। ओके। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी मैंने नेम लिखा है, वेरिएबल नेम लिखा है, तो उसमें प्राइस का P छोटा रखा है, ऑफ का O बड़ा रखा है, और वॉच का W बड़ा रखा है। तो यहाँ पर ये कैमल केस का रूल है कि आप जब भी वेरिएबल नेम लिखेंगे वो एक कैमल केस में लिखेंगे, और जो कि एक वैलिड होना चाहिए, वैलिड नेम होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके नाम से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। तो इन वेरिएबल्स को अगर मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इंटीजर प्राइस इक्वल टू 5 लिखा है, तो इस चीज़ का कुछ मतलब है, जैसा कि आपका C लैंग्वेज के अंदर कुछ मीन होता था, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखा इंटीजर x इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि x नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और इसके अंदर 5 वैल्यू असाइन की गई है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक और बात कि वेरिएबल जब भी डिक्लेयर किया जाता है तो उसे मेमोरी मिलती है, ठीक है। जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इंटीजर x इक्वल टू 5, तो x नाम का एक वेरिएबल बना होगा मेरा, ठीक है, उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन की गई होगी और उसे कोई ना कोई एड्रेस प्रोवाइड किया गया होगा। एड्रेस का क्या मतलब है कि आपका जो भी डेटा है वो एक रैम में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, उसको क्या बोल लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी, मतलब रैम के अंदर स्टोर होता है आपका डेटा। तो रैम जो है आपकी इस तरीके से रैम है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी 4 GB की रैम है और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक बिट को 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो 4 GB के अंदर कितने बिट हो जाएंगे आप सोचिए, ठीक है, बहुत सारे बिट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है x नाम का और उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन किया और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा यहाँ पर, तभी तो मैं उस डेटा को या उस वेरिएबल को फाइंड आउट कर पाऊंगा मैं, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू असाइन है तो उसको मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस मान लीजिए मैंने दे दिया 1000, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका।
और यहाँ पर मैंने मान लीजिए 1000 दे दिया, ठीक है। तो इस 1000 एड्रेस पर 5 वैल्यू असाइन हो गई। तो जैसे ही मैंने इंट x इक्वल टू 5 लिखा तो x का मतलब है कि x नाम का एक वेरिएबल बना है और एक इंटीजर टाइप का, इसलिए ये क्या ले लेगा, 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो 4 बाइट मान लीजिए यहाँ पर इसने 4 बाइट ले लिया, 4 बाइट मेमोरी ले लिया, इस तरीके से इसके अंदर 4 बाइट मान लीजिए, ठीक है। ये 4 बाइट है, ओके। और यहाँ पर कहीं 5 वैल्यू को असाइन करेगा। तो 5 वैल्यू कैसे असाइन होगी, अब ये 5 ऐसे ही नंबर नहीं लिखा होगा, बाइनरी नंबर में लिखा होगा। तो बाइनरी में कैसे लिखा था, 101 5 होता है, बाकी सारी 0 हो जाएंगी, सब 0 हो जाएंगी, आगे 0 0 0 0 0 0, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएंगी। तो 5 नंबर इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेमोरी के अंदर डेटा जाता है, ठीक है। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपकी रैम है, ओके। तो रैम के अंदर डेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये कहलाता है आपका कोड सेक्शन, कोड सेक्शन, ये कहलाता है आपका स्टैक, मेमोरी का स्टैक पार्ट, और ये कहलाता है आपका हीप, ठीक है। तो जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 5, ठीक है, तो x इक्वल टू 5 मतलब x क्या होगा, आपके स्टैक के अंदर वैल्यू 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी और इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। मेमोरी के स्टैक पार्ट में ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कोड सेक्शन लिखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपके फंक्शन डिक्लेयर होता है। जैसे कि आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, तो मेन नाम का फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, या कोई और फंक्शन बनाते हैं तो वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम आगे समझेंगे जब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे होता है और ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे मिलती है। तो वहाँ पर यहाँ बताएंगे कि हीप के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं इंट x इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि x नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन की जा रही है, ठीक है। और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप C और C++ से फेमिलियर हैं तो वहाँ पर मेमोरी इसी तरीके से डिक्लेयर की जाती थी, ठीक है, ओके। तो ये हमने समझ लिया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है जावा के अंदर। अब एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि जावा के अंदर अगर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो कैसे मैं प्रोग्राम लिखूँगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक पहले बनाया पब्लिक, देन इसके बाद क्लास बनाई और क्लास का नाम रख दिया कोड, ठीक है। तो ये कोड का C बड़ा है तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रिंग args, ठीक है। देन ये करली ब्रैकेट लगाया, ये करली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो ये सिंटैक्स लिख दिया मैंने, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ कि इसके क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x इक्वल टू 5, ठीक है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट y इक्वल टू 2.37, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ओके। देन अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और मैंने क्या किया, x को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं y को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसी तरीके से मैंने y को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, 5 वैल्यू दे देगा, और ये क्या दे देगा, 2.37 वैल्यू दे देगा, ओके। अब वेरिएबल डिक्लेयर इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, मान लीजिए मैंने z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 3 डाल दिया, ठीक है। तो
कॉमा लगा के वेरिएबल्स को लिखा जा सकता है। ओके, एक और बात, सी और सी प्लस प्लस में वेरिएबल कहाँ लिखे जाते थे? मेन के जस्ट बाद में लिखे जाते थे। जैसे ही आपका मेन फंक्शन का करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो आपके इनिशियलाइजेशन के जब ऊपर की साइड में इनिशियलाइजेशन होता है तो वहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते थे। जावा के अंदर आप कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखी जाए, अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया है, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया सॉर्ट टाइप का, सॉर्ट y इक्वल टू 9, या मैंने सॉर्ट y नाम का एक वेरिएबल लिया, देन सेमीकोलन लगा दिया। और अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड रहेगा, मतलब कोई भी इसके अंदर आउटपुट आ सकता है। ओके, लेकिन जावा के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, तो हमेशा 0 आता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटीजर x लिखता केवल और उसको प्रिंट कराता तो उसकी वैल्यू क्या आती? 0 आती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं फ्लोट मान लीजिए प्राइस इक्वल टू प्राइस सेमीकोलन लिखता तो अगर मैं उसको प्रिंट कराना चाहता तो क्या आता? 0 आता, ठीक है। तो अगर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो उसके अंदर 0 असाइन होता है डिफ़ॉल्ट केस में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है आपका जावा के अंदर, इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है अगर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है इसको हम प्रोग्राम करके भी देख लेंगे अभी। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, यहाँ पर मैंने डबल स्लैश लिखा है। तो डबल स्लैश का मतलब होता है ये कमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के काम में आती हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट पर आप केवल सिंगल पर्सन आप ही तो काम नहीं कर रहे होंगे, और भी लोग काम कर रहे होंगे। और तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई दूसरा कोडर है वो आपके कोड को समझना चाहता है तो वो किस तरीके से समझेगा? इन कमेंट्स के थ्रू समझेगा। आप उससे जहाँ भी आप कोई भी चीज़ नई चीज़ डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर कमेंट दे देते हैं जिससे कि वो दूसरा कोडर जो है वो समझ सके, ठीक है। ओके, तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट लिखते थे, तो यहाँ पर भी सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहता हूँ तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए मुझे लिखा जाता है स्लैश, देन इसके बाद एस्ट्रिक लगाया जाता है और उसके बाद अपना कमेंट लिखा जाता है। मल्टी लाइन कमेंट लिखा जाता है और उसके बाद एस्ट्रिक देन स्लैश से उसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग देना चाहता हूँ और वेरिएबल को भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका एक मैसेज हो गया या स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा मैं वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ इसके आगे इस वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाए। अगर मैंने इसके आगे एक वेरिएबल की वैल्यू लिख दी x, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग। और ये क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। तो इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ मैं? कॉनकैटिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। कॉनकैटिनेट का मतलब है दो चीज़ों को पास पास में ला के रख देना, ठीक है, जोड़ देना। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप है और ये एक वेरिएबल है। तो जहाँ पर कॉनकैटिनेट करने के लिए आपको प्लस साइन लगाया जाता है, कॉनकैटिनेट सन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सिंबल। कॉनकैटिनेट करने के लिए प्लस सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ कि सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं जेड की वैल्यू लिखने जाऊँ तो जेड इक्वल टू, इस तरीके से मैसेज देना चाहता हूँ, देन प्लस लगाया और उसके बाद मैंने जेड लिख दिया। ठीक है, तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पर, जेड इक्वल टू 3, ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कॉनकैटिनेट किया जाता है दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वर्जन इन जावा। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या टाइप कास्टिंग इन जावा, डेटा की टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।